नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर से आपका एक शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि अभी चक्रवातों का मौसम चल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको तो पता है कि कुछ दिन पहले तौते चक्रवात आया था और अभी जस्ट एक और चक्रवात लैंडफॉल को तैयार है। 1-2 दिन में लैंडफॉल, शायद कल या परसों तक लैंडफॉल कर जाएगा और उसका नाम यास। पिछले चक्रवात का नाम आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, किसने रखा था? म्यांमार। इस बार का नाम किसने रखा है? ओमान रखा है। अच्छा, ये आप लोगों के दिमाग में जो चक्रवात से रिलेटेड कुछ प्रश्न होगा, वही प्रश्न को मैं आज उत्तर देने आया हूँ। ठीक है, जितने सारे प्रश्न चक्रवात को लेकर आपके दिमाग में उठते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न को पॉइंट आउट करके लाया हूँ कि क्या क्या प्रश्न आपके दिमाग में अक्सर उठते हैं कि भाई चक्रवात से क्या क्या है, नहीं है, सब जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर उठता होगा कि भारत में चक्रवात बार बार इन्हीं दिनों में क्यों आता है। ठीक है, क्या और कहीं चक्रवात आते हैं? इसके बारे में भी जानेंगे कि सिर्फ भारत में ही चक्रवात आते हैं। यदि और कहीं चक्रवात आते हैं तो क्या उन्हें भी चक्रवात ही बोला जाता है, या कहीं हरिकेन, कहीं टाइफून वगैरह वगैरह भी बोला जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर है कैसे बनता है चक्रवात, तो चक्रवात का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। आप लोगों के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोग ज्योग्राफी का टॉपिक वाइंड के बारे में पढ़े होंगे कि हवा कैसे बहती है, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, फिर एक और टॉपिक, एक और प्रश्न जो आपके दिमाग में हमेशा उठते रहता है कि कैसे कोई भी देश चक्रवात का नामकरण करता है। क्या ये पॉसिबल है कि चलो भाई एक चक्रवात आ रहा है, हमने पहले देख लिया, हाँ इंडिया देख लिया कि चक्रवात है, तो चलो इंडिया नामकरण कर दिया। ऐसे होता है क्या कि क्या इसकी कोई संधि है, उसके तहत नाम होती है? अच्छा, जब मैं इसको पूरा कवर कर लूँगा तो आप लोगों से मैं यदि प्रश्न पूछूंगा कि बताइए, यदि इस रीजन में, हिंद महासागर के रीजन में कोई भी चक्रवात आएगा तो उसका अगला नामकरण कौन सा देश करेगा और उसका अगला नाम क्या हो सकता है, ये आप लोग एकदम आसानी से बता दोगे। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अभी फ़िलहाल लैंडफॉल को तैयार है, कौन? चक्रवात यास। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे एकदम डिटेल से। तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड से होंगे तो आप लोगों के अभी जो एटमॉस्फेयर होगा, आप लोगों के आसपास जो माहौल बना हुआ है, वो अभी फ़िलहाल बादल का माहौल बना हुआ है, मतलब कि एकदम चक्रवात वाला माहौल बना हुआ है। खासकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब में तो काफ़ी वर्षा होगी ही, लेकिन यदि झारखंड और बिहार की बात कर ले तो यहाँ भी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 25 मई को, तो 25 मई तक मौसम विभाग ने क्या क्या चक्रवात यास के बारे में बताई है कि वो किस प्रकार से अपना कौन लेगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। ओके, मैं भी अब आपके साथ आगे बढ़ता हूं और पहले प्रश्न से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने हाजिर है एक चक्रवात का एरियल व्यू। ठीक है, यदि चक्रवात कोई आया हुआ है कोई ओशियन में, ठीक है ना, तो यदि हम ऊपर से सैटेलाइट का इमेज लेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आपको आगे वीडियो में एनिमेशन के माध्यम से भी बताया जाएगा किस प्रकार से ये जो यास चक्रवात है, ये हमारे कोस्टल एरिया पर लैंडफॉल करेगा। ओके, तो अब आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये आपके लिए खाली स्थान रखा गया कि जब ज़रूरत पड़े इसका यूज किया जा सके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चक्रवात का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि चक्रवात कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैसे कैसे पता चलता है कि कहाँ आएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, सब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले दिख रहा है ये इक्वेटर दिख रहा है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लैटीट्यूड, मतलब 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, तो ये इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर जो है, इसके आसपास जो भी लाइंस है, जो जिसको आप लोग ट्रॉपिकल लाइंस बोलते हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि जो है 23.5 डिग्री पर आपको एक मिलता है कर्क रेखा और एक मिलता है मकर रेखा। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एरियाज है, इसमें जो साइक्लोन्स आएंगे उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। ओके, एक बात और, सभी जगह साइक्लोन का नाम अलग अलग है। जैसे इस एरिया में भारत के आसपास यदि कोई चक्रवात टाइप का आता है तो इसको चक्रवात बोला जाता है। वहीं आप लोग अमेरिका की तरफ चलिएगा तो उसको हरिकेन बोला जाता है। यदि आप लोग इधर पैसिफिक ओशियन तरफ चलते हैं, खासकर ईस्ट चाइना सी, जापान के आसपास चलते हैं, तो इसे टाइफून बोला जाता है। ठीक है,
और बहुत सारी बातें हैं जो आपको आगे मैं कवर करूँगा। थोड़ा सा एक बात और जानिए, ये देखिए इक्वेटर चूँकि जानते हैं आप लोग पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उसका जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। और वही यदि दक्षिण गोलार्ध में कोई चक्रवात आएगा तो उसका रोटेशन अकॉर्डिंग टू आपका जैसा घड़ी चलता है मतलब कि क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था साइक्लोन्स के बारे में कि साइक्लोन्स का बंटवारा कैसे कैसे कहाँ कहाँ साइक्लोन्स है, कौन सा ट्रॉपिकल है। और मेन रूप से इंडिया चूँकि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ जाता है इसलिए इंडिया में जितने भी चक्रवात आते हैं ट्रॉपिकल रीजन के चक्रवात आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं हम लोग कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के बारे में कुछ बात जानने से पहले आपको क्या जानना है दोस्तों कि साइक्लोन का मतलब तो आपको पता ही होगा। साइक्लोन का मतलब है चक्रवात, ठीक है। यदि आप लोग हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग आसानी से इसको पता कर सकते हैं कि चक्रवात मतलब क्या होता है। बात मतलब दोस्तों होता है हवा। क्या बात मतलब हवा होता है, इट मीन्स एयर। और चक्र मतलब तो आपको पता ही है गोल गोल। तो यदि हवा गोल गोल घूमने लगे तो उसे ही हम लोग चक्रवात कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा मीनिंग था। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको साइक्लोन के फॉर्मेशन समझने से पहले हवा कैसे चलती है पृथ्वी पर ये जानना होगा। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि हवा कैसे चलती है, नहीं पता है तो जानिए। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा फोटो रखा है, उससे आप लोग ईजिली समझ जाइएगा। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये धरातल है, ठीक है। ये सूरज है। सनलाइट से क्या होता है, पृथ्वी पर हमारा गर्मी फैलता है। और मान लीजिए कहीं पृथ्वी के एक अन्य क्षेत्र में बारिश हो रही हो, ऐसा आपको मान लेना है। फिगर के माध्यम से समझिएगा। इधर जब धूप आ रहा है, एकदम धूप आ रहा है तो क्या होगा, इधर गर्म होगा, सरफेस गर्म होगा। और गर्म होने के बाद जो हवा उठेगी वो क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। आपको पता है गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है, क्यों, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। और जैसे ही गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाए, ठीक है, वार्म एयर ओवर लैंड, गर्म हवा ऊपर उठ जाए तो यहाँ जो होता है खाली हो जाता है। यहाँ का जो क्षेत्र है हवा से खाली हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर, ठीक है, मतलब निम्न दाब क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही निम्न दाब क्रिएट होता है और जहाँ कहीं बारिश हो रही होती है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है, क्योंकि वहाँ हवा भरपूर मात्रा में होता है। हवा गर्म नहीं होती है, हवा ठंडी होती है, इसलिए भारी भी होती है, इसलिए यहाँ हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और इधर लो प्रेशर बना हुआ है तो हवा जल्दी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना शुरू कर देती है, मतलब आना शुरू कर देती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हवा चल रही है। इतनी सारी बातें ये तो थ्योरेटिकल हो गई। अब प्रैक्टिकल बातें समझिए। आप में से मैक्सिमम लोग बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी गर्मी का दिन चल रहा है, ठंड के दिनों में तो खाना बनाना ईजी होता है, अभी गर्मी का दिन चल रहा है तो आप लोग खाना तो बनाते ही होंगे। तो मान लीजिए आप लोग रोटी बना रहे हो रात में, ठीक है। तो रोटी बनाते हुए आपको गर्मी लगी तो आप लोग क्या करते हो, हल्का सा गेट को अपना खुला रखते हो। जब खुला रखते हो तो क्या होता है, आपके पास कुछ कुछ हवा आने लगती है। हवा चले या न चले लेकिन आपके पास हवा आने लगती है। ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जहाँ रोटी बना रहे होते हो वहाँ का जितनी हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ चुकी होती है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जिधर आसपास में जिधर उतना गर्म नहीं है उधर थोड़ा सा इसके अपेक्षाकृत हाई प्रेशर होता है। इस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आनी शुरू हो जाती है, जिस कारण आपको लगता है कि हाँ भाई हवा चल रही है, ठीक है। यही प्रोसेस हमेशा चलता है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि वाइंड का जो हवा का जो डायरेक्शन होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर रहता है। ओके, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, यह आपको रट लेना है। ओके, तो ये तो हो गई कि हवा कैसे बहता है या चलता है। अब हम लोग चलेंगे साइक्लोन के फॉर्मेशन की ओर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। आपका पहला प्रश्न क्या था कि आखिर इन्हीं दिनों सबसे ज़्यादा चक्रवात भारत में क्यों आते हैं। तो ये बताता हूँ। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ट्रॉपिकल रीजन में हमारा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये हमारा हो गया इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ठीक है। अभी गर्मी का दिन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि जो सूर्य है, सूर्य का जो मूवमेंट है, ये सूर्य का मूवमेंट है ये इधर के आसपास है, ठीक है। मतलब कि वो जो इक्वेटर है उससे थोड़ा ऊपर है, कर्क रेखा की तरफ बढ़ता हुआ है। अब कर्क रेखा के आसपास पहुंच ही चुका है सूर्य।
ठीक है, तो इस क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र में है, तो इसका डायरेक्ट रेडिएशन इस फील्ड में पड़ता है और इसी फील्ड में हमारा देश है, हिंद महासागर है, ये सब इसी फील्ड में है, आपको पता है। तो इस कारण से क्या होता है, क्या इस कारण से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में लो फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारे चक्रवात आते हैं। दोस्तों एक बात और आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि अच्छा ठीक है सर, आप बता दिए कि हाँ भाई इधर बराबर सूरज का प्रकाश है, लो प्रेशर का क्षेत्र बना और चक्रवात आने शुरू हो गए, तो हमेशा तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनता ही होगा, तो रोज़ चक्रवात क्यों नहीं आते, तो ये भी है। तो आप डिटेल से समझिए, एक बार आसानी से समझ लीजिएगा चक्रवात के फॉर्मेशन को, तो आपके लिए सब ईजी हो जाएगा, ठीक है। चक्रवात ये नहीं कि थोड़ा सा ही जगह में, हाँ भाई मान लीजिए आपके पास तालाब है, उस जगह में बहुत गर्मी पड़ी, लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो वहाँ चक्रवात आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसके लिए देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि लार्ज वार्म ओशियन वाटर, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मतलब कि वहाँ का सतह गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद आपको पता है गर्म चीज़ क्या होता है, ऊपर की ओर उठती है, तो ऊपर उठ गई, वहाँ का वैकेंट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ, उसके आसपास, इसके आसपास जितने भी उसके क्षेत्र हैं, उधर तो इसके अपेक्षाकृत हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जल्दी ही से वहाँ पर जितनी भी हवाएं अवेलेबल है, ये क्या होती है, लो प्रेशर की ओर जल्दी से दौड़ कर आती है और इस तरह से दौड़ कर आने लगती है और बहुत ज़्यादा फील्ड में होता है, इसलिए दौड़ कर आते आते गोल जैसी घेरा बनना शुरू हो जाती है और आपका एक चक्रवात क्रिएट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। पहले जो है चक्रवात काफ़ी छोटा पैमाने पर होता है और धीरे धीरे वही बढ़ते काफ़ी बड़ा पैमाने पर उसका रेडियस जो है ना काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये था चक्रवात का। चक्रवात आने का सिंपल सा कारण है बहुत बड़े एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाना और उस गैप को फिल करने के लिए बहुत जल्दी से हवाओं का आना, जिस कारण हवाएं गोल गोल घूमने लग जाती है सेंटर के, ठीक है। ये जो चक्रवात का सेंटर होता है, मैं आपको चक्रवात का थोड़ा सा एक और बात बताऊं, ये जो चक्रवात का सेंटर होता है ना, इसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक्रवात की आँख बोला जाता है, ठीक है, चक्रवात का आँख। तो आई होप दोस्तों कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि चक्रवात कैसे आता है। ओके, सिंपल सा फंडा है, जिस तरह से हवा चलती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको गैप भरने के लिए हवाएं आती है और क्या होती है, वो गोल गोल घूमने लगती है। और एक बात और, जो हवा ऊपर की तरफ जाता है, जो ऊपर उठ चुका होता है, वो भी ऊपर तो चूँकि अपेक्षाकृत ठंडा है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, ऊपर तो हाई प्रेशर ही है ना, तो ऊपर जिस तरह से प्रेशर है तो ऊपर वो आकर फिर से भारी हो जाती है, ऊपर अन्य हवाओं से मिलकर फिर वो भारी हो जाती है, फिर वो बादल बन जाती है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हवा यहाँ पर आ जाती है, तो जैसे ये ऊपर उठने लगता है गोल गोल घूमकर, तो उन सारे बादलों को भी ये अपने में ले लेता है, ठीक है। जितने ऊपर बादल बने हुए हैं ना, इन सारे बादलों को ये जो चक्रवात है ना अपने कैप्चर में ले लेता है, ठीक है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं, यदि कई लैंडफॉल करता है, मतलब कभी तट से टकराता है चक्रवात तब। ओके दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे आगे अन्य बात। क्या अन्य बात जानेंगे, ये जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा आपका बात आया था कि साइक्लोन जो हमारा अभी चल रहा है, कौन, यास, साइक्लोन यास के बारे में जानेंगे कि साइक्लोन यास किस तरह से क्या करेगा। तो ये देखिए 25 तारीख की बात है, कब है, 25 तारीख की बात है, 27 को है कि लैंडफॉल करने वाला है इंडिया में। देख लीजिए चक्रवात यहाँ से शुरू हुआ था, ये बढ़ते इसका रेंज, इसका जो कोण है, अब देखिए बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। ये कोण मतलब ये पूरा बंगाल, वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब करेगा, ओडिशा को डिस्टर्ब करेगा, झारखंड के पास भी पहुंचेगा और बिहार में भी थोड़ा मोड़ा असर आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये यास चक्रवात का रेंज है, ठीक है, ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। ओके दोस्तों, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी जो हरा से था, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी था, अनिश्चितता का कोन था कि ये इतना दूर को कवर कर सकता है। ओके, अब आइए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भाई चक्रवात का नामकरण कौन कौन करता है, ठीक है। ऐसा थोड़ू कि कोई भी आ गया, हाँ भाई इस बार हमें नाम रखने दे, ऐसा तो नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या हुआ था, वर्ष 2000 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए, क्या एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग ने, विश्व मौसम संगठन ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों को नाम देने की पद्धति शुरू की। कब दोस्तों, 2000 में, ठीक है, 2000 में नाम देनी शुरू की। इस समय इसमें 8 देश थे जो कि नाम दे सकते थे चक्रवात को, और 2018 में इसमें 5 देश और जुड़ गए। ध्यान रखिएगा किस रेंज में, ये जो एशिया और पैसिफिक रेंज है, ठीक है, एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है, इस रेंज में यदि कोई भी चक्रवात आएगा तो उसका नामकरण कितना देश करेगा, 13 देश करेगा। वो 13 देश कौन कौन सा है, एक बार ये भी देख लीजिए।
एक बार मैं नाम पढ़ लेता हूँ। वो 13 देश है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। ठीक है, तो ये 13 देश है। इन 13 देशों का काम क्या है, ये 13 नाम सुझा कर दिए हैं। कितने नाम, 13 नाम सुझा कर दिए हैं, मतलब कि टोटल 169 नेम्स है अवेलेबल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल नहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चक्रवातों का नाम कौन देश देगा ये तय होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको समझ में आएगी बातें। क्या आएगी, आप लोग देखिए यहाँ कुछ दिन पहले एक चक्रवात आया था, तौते आया था ना, जिसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार। म्यांमार के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है ओमान का नंबर। किसका नंबर आता है, ओमान का। तो इसका चक्रवात का नामकरण क्या हुआ है, यास। इसको पढ़ेंगे भी यास, 2 कॉलम में दिया होता है कि एक नाम क्या है और एक प्रोनाउंसिएशन क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोग आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा रेड पेन ले लेता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अगला यदि कोई चक्रवात आया तो वो क्या है, वो पाकिस्तान उसका नाम देगा और उसका नाम क्या हो सकता है, गुलआब। क्या, गुलआब या गुलआब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर कोई आया तो उसका नाम क्या कौन देगा, कतर। कतर क्या नाम देगा, शाहीन नाम देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से चक्रवातों का नामकरण होता है। ये नहीं कि कोई भी देश आकर चक्रवात का नाम दे दे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको इन सारी बातों को बताया, चक्रवात कैसे आते हैं, कौन सा देश कैसे कब नाम दे सकता है। अब ये जो चक्रवात है यास, इसका नामकरण किसने किया है ये भी मैंने आपको बता ही दिया, किसने किया है, ओमान ने। कैसे उसकी बारी आई ये भी बात मैं आपको बता ही दिया हूँ। ओके, और बाकी चक्रवात के बारे में कि ये जो होता है इसकी चक्रवात की आग कहते हैं। यदि आप लोग दोस्तों प्रश्न भी पूछा जाता है कि मान लीजिए समुद्र में आप लोग जा रहे हो, चक्रवात का माहौल दिखा, तो आप लोग किधर भागिएगा, तो आप लोग सेंटर की ओर भागिएगा। यदि आप लोग डायरेक्ट सेंटर में पहुंच गए ना, तो यहाँ एकदम काफ़ी शांति रहता है, एकदम काफ़ी कूल माइंड इसका रहता है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में आपको लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है, लेकिन सेंटर के आसपास एकदम तबाही मची रहती है भाई। ये जो यास चक्रवात आया है ना दोस्तों, उम्मीद है कि 26-27 तारीख तक यदि लैंडफॉल करेगा, हमारे कोस्टल एरियाज में लैंडफॉल करेगा ना, तो 180 प्लस की स्पीड इसकी होगी। अब 180 प्लस की स्पीड होगी तो आप लोग तबाही का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा साइक्लोन से रिलेटेड सारी बातें। एक बात और छोटी सी बात मैं शायद भूल गया हूँ, बता देता हूँ कि मैक्सिमम चक्रवात इस रेंज में आते हैं। इस रेंज के चक्रवात मतलब अरब सागर के चक्रवात अपेक्षाकृत कम खतरनाक होते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ये भी खतरनाक होते जा रहे हैं। आप लोगों ने तौते ने देखा कि तौते जो चक्रवात आया था उसमें काफ़ी तबाही मची थी। ओके, तो ये अब हमारा यास है, यास चक्रवात कितना तबाही करता है, अब ये भी देखते हैं हम लोग। तो आई होप दोस्तों कि आपको चक्रवात से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, आपको सभी इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।